अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक, हरीपुर, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी वैरिकोसील के ऊपर। वैरिकोसील जो है क्या है, वैरिकोसील के ग्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, वैरिकोसील की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे और वैरिकोसील की सर्जरी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च भी किया जाता है और ये मर्दाना बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है, जिस पे जो है आप लोगों की आगाही के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वक्तन फ़क्तन जो है मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपडेटेड नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वेरिकोसील जो है जी, बेसिकली जो टेस्टिस के अंदर वेन्स होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, उनके अंदर वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनके अंदर वॉल्व होते हैं जो कि खून के बहाव को एक तरफ बहने में मदद करते हैं और खून को वापस पीछे धकेलने से रोकते हैं। ये वॉल्व हमारे वेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी टांगों में भी वॉल्व्स जो है वेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। समटाइम्स टांगों के अंदर जो है ज़्यादा खड़े रहने की वजह से अक्सर लोगों को वेरिकोज वेन, उनकी टांगों की रगें जो है सूज जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। इसी तरीके के साथ टेस्टिस में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, जिसके अंदर सारी नालियाँ होती हैं, वहाँ पे वेन्स होती हैं जो खून को लेके जा रही होती हैं वापस। तो उनके अंदर जो है सूजन आ जाती है उन वॉल्व्स की खराबी की वजह से। जब उनके अंदर वो वेन्स डायलेट होती हैं, मोटी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसके अंदर खून का बहाव जो है वो ज़्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस का बुनियादी जो मकसद होता है, टेस्टिस की जो थैली होती है, स्क्रोटम जो होती है, वो बॉडी से बाहर सिर्फ इस मकसद के लिए अल्लाह ने बनाई है, गॉड ने बनाई है कि इसके अंदर जो दो गोलियां होती हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उनका काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, स्पर्म पैदा करना, स्पर्म बनाना। और वहीं जो है स्पर्म की स्टोरेज भी होती है गोलियों के ऊपर ही। गोलियों के अंदर, टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं मेच्योर होके, तो टेस्टिस के अंदर ही जो है ऊपर एपिडेडिमस एक गदूद होता है, जिसके अंदर वो मेच्योर स्पर्म आके स्टोर होते रहते हैं। अब टेस्टिस को ब्लड सर्कुलेशन भी चाहिए, ब्लड चाहिए। तो वेरिकोज वेन की वजह से, वेरिकोसील की वजह से होता ये है कि एक तो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर इफेक्ट करता है, जिस मकसद के लिए टेस्टिस का पाउच जो स्क्रोटम है, उनको काम है उसको ठंडा रखना। आप देखते हैं सर्दियों में टेस्टिस सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में टेस्टिस लटक जाते हैं। तो ये इसलिए सिकुड़ना और लटकना होता है कि वहाँ पे मखसूस जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है सीमेन को प्रोड्यूस करने का, स्टोर रखने का और स्पर्म को प्रोड्यूस करने का, वो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठंडक मौजूद रहे। तो वेरिकोसील की वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक कि वहाँ ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है, रेगें डायलेट हो जाती हैं, वेन्स डायलेट हो जाती हैं, खून ज़्यादा ठहरता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर जो है टेस्टिस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, तो टेस्टिकल्स जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, इमोटाइल हो जाएंगे, उनकी मोर्टेलिटी इफेक्ट करेगी, स्पर्म काउंट इफेक्ट करेगा, स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि शक्ल सूरत उस टेम्परेचर के इफेक्ट होने की वजह से उसकी शक्ल सूरत भी इफेक्ट करेगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेरिकोसील तो होती ही है, लेकिन वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं होता। मेरी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको वेरिकोसील है, वेरिकोसील के साथ वो ड्राइविंग करते हैं, गर्म सीट पे बैठते हैं, ट्रैक्टर पे बैठते हैं, गाड़ी के इंजन के ऊपर बैठ उनकी सीट होती है, या वो किसी बेकरी में काम करते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं,
किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो 35 सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो एक तो उनकी वेरिकोसील ऑलरेडी उनके साथ चल रही है, एक डिसऑर्डर चल रहा है, लेकिन उसके साथ उनका एनवायरमेंटल फैक्टर भी ऐड हो जाता है जिसकी वजह से उनके स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को वेरिकोसील होती है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है टेस्टिकल, क्योंकि उनको पेन होता है, दर्द होता है, उलझन होती है, डल पेन होता है, बेचैनी आती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं आप उनके लिए स्पेशल जो वेरिकोसील के लिए एक हवादार किस्म का एक अंडरवेयर होता है जिनको आप किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको मिल सकता है, वो रिकमेंड करते हैं ताकि आपके टेस्टिक जो है वो होल्ड रहें, वेल सपोर्टेड रहें, ताकि आपको पेन ना हो। पेन मैनेजमेंट के लिए इसको हम रिकमेंड करते हैं अंडरवेयर को। तो वेरिकोसील में अक्सर तो ये आगाज़ जवानी से नौजवानों की होती है। अगर वो ज़्यादा वज़न उठाते हैं, हैवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो इस तरह की मुसद्दक़ा इसकी जो कॉजेज़ है अभी तक नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि ज़्यादा वज़न उठाना, हैवी वर्कआउट करना, उससे वेरिकोस वेन के होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट मना करते हैं कि आपने ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। तो जो लोग जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, तो वो अपनी बसात से बढ़ के वज़न मत उठाएं। तो होता यह है कि उसमें वेरिकोसील की जो आ जाती है स्टेजेस, अब कुछ लोगों को, नौजवानों को पता ही नहीं होता कि उनको वेरिकोसील है। उनको टेस्टिस में सूजन महसूस होती है, कोई गुच्छा सा महसूस होता है, कोई जैसे अंदर को कीड़े हैं, कोई रगों का गुच्छा है, उनको पेन महसूस होता है। वो लोग जिनको टेस्टिस के अंदर खुद से उनको महसूस होने लगता है कि टेस्टिस के अंदर कुछ सूजन है, कुछ चीज़ है अंदर और रगें फूली हुई हैं, तो ये ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में आती हैं ये, ठीक है। लेकिन आपको टेस्टिस के अंदर कोई सूजन, कोई पेन नहीं है, कुछ आपको महसूस नहीं होता, ये माइल्ड वेरिकोसील आती है। आपको ये सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड करवाने पे आपको डायग्नोज होती है, उसमें आता है ये माइल्ड वेरिकोसील, ग्रेड 1, ग्रेड 2। लेकिन ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में ये चीज़ होती है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में ये होता है कि आप उसको महसूस करते हैं, आपको पेन महसूस होता है, ठीक है, आपको उसको हाथ से महसूस कर सकते हैं। अब ग्रेड 4, ग्रेड 5 में क्या होता है कि वेरिकोसील की वजह से आपके टेस्टिस श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, टेस्टिकल एट्रोफी शुरू हो जाती है कि आपकी ये टेस्टिस का साइज सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो छोटे हो जाते हैं। जब टेस्टिस छोटे हो जाते हैं तो आपकी सीमेन प्रोडक्शन इफेक्ट करती है, स्पर्म बनना रोक सकते हैं, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म मोर्टेलिटी कम हो सकती है, और इसके साथ साथ आपका जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो भी डिक्लाइन में जा सकता है। जब टेस्टोस्टेरोन आपका कम होना शुरू हो जाएगा, आपके टेस्टिस का साइज कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपके साथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसले भी हो सकते हैं। आपका तनाव कम हो जाए, आपकी इरेक्शन वीक हो जाए, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, तो ये भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो टेस्टिस उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी टेस्टिस का साइज़ छोटा होने की वजह से, वेरिकोसील की वजह से इफेक्ट कर सकता है। जब आपके टेस्टिस का साइज़ भी छोटा हो जाए, आपका हार्मोन लेवल जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी डिक्रीज कर जाए, तो ये ग्रेड 4, ग्रेड 5 वेरिकोसील आ जाती है। यहाँ पे हम कहते हैं आप सर्जरी करवाएं। सर्जरी में आपके पास माइक्रो सर्जरी लेटेस्ट टेक्निक है, आप देखें कौन सा अच्छा माइक्रो सर्जन है जिसकी सक्सेस रेट अच्छा है, आपको वो मतलब है कि एतमाद देता है और आपको वो श्योर करता है कि आपका मसला ये चीज़ ठीक हो जाएगी और सर्जिकल एरर्स की कोई चांस नहीं है, तो आप उनके साथ जाके सर्जरी करवा सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई होती है और ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने सर्जरी नहीं करवाई होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जब आप सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी ही है। लेकिन आप सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, 3, 4, 5 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। अब ग्रेडिंग में मैंने कहा जब आपको पेन महसूस नहीं होता, कोई आपको सूजन महसूस नहीं होती है, तो वो आ जाती है ग्रेड 1 माइल्ड वेरिकोसील। जब आप कुछ महसूस करने लग जाएं, हल्का हल्का पेन महसूस हो जाए, टी से उठनी शुरू हो जाए, लेकिन आपको सूजन महसूस नहीं होती, सिर्फ आपको पेन महसूस होता है, उलझन महसूस होती है, ये वेरिकोसील आपको ग्रेड 2 में आ जाती है। जब आप उसको हाथ से आप टेस्टिस को महसूस कर सकें, उसके अंदर वर्म्स का एक गुच्छा सा है, एक रगें स्वेल की हुई हैं, सूजन है, सख्ती है, तो वो आपकी ग्रेड 3, ग्रेड 4 वेरिकोसील हो सकती है।
लेकिन जब टेस्टिस का साइज भी छोटा हो रहा है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज कर रहा है और उसके साथ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इश्यूज भी आ रहे हैं, तो ये ग्रेड 5 वेरिकोसील आ जाती है। तो होम्योपैथी में क्या है, हम इसमें मेडिसिन देते हैं ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। टेस्टिस जब श्रिंक कर गए हैं तो उसको ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेंगे, और जो डायलेटेड वेन्स हैं उनको इंसाइज करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। जो इसके साथ मरीज के साथ डिप्रेशन है, नाउमीदी है, साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड है, उसके अंदर डिप्रेशन है, उसको कम करने के लिए मेडिसिन देंगे। और इसके साथ साथ जो है सीमेन टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने के लिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, यानी मरीज़ की अलामात, मरीज़ की कैफियत, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रोफेशन, उसकी उम्र, उसके वज़न को देखते हुए मेडिसिन तजवीज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि हम उठा के हर किसी को दे दें। हर किसी की उम्र अलग है, हर किसी का वज़न अलग है, हर किसी का इलाका अलग है, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है, हर किसी का प्रोफेशन अलग है। तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि मरीज़ की अलामात, मरीज़ की कैफियत, मरीज़ का एनवायरनमेंट, मरीज़ का प्रोफेशन, मरीज़ की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मरीज़ की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें देखते हुए, रिपोर्ट्स को देखते हुए, मुशाहिदा करते हुए फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान की जाती है वो ट्रीटमेंट होती है। अब ट्रीटमेंट जब आप फॉलो करते हैं तो इसमें वी आर नॉट मैजिशियन, हम जादूगर नहीं है। एक सर्जिकल केस को जब आप मेडिसिन से ट्रीट करेंगे तो ये आपका 3 से 6 महीने ले सकता है। इसमें आपको फॉलो अप करना है, आपने हमारे साथ एक कनेक्शन रखना है, फॉलो अप करना है। 1 महीने की मेडिसिन लेके जाएं, 1.5 महीने की मेडिसिन लेके जाएं, फिर सीमेन रिपोर्ट करवाएं, फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर हमारे पास आएँ, फिर हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे कि आपकी मेडिसिन जो है किस हद तक काम कर रही है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, स्पर्म काउंट क्या कहता है, आपके टेस्टिकल का साइज़ कैसा है, आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी कैसी है यानी तमाम प्रोफाइल और मरीज़ की अपनी अलामात और कैफियत क्या है, ये सब चीज़ें हम फॉलो अप में देखते हैं। आपका हमारे साथ कनेक्शन, मॉलेज के साथ कनेक्शन, टाइमली फॉलो अप, और जो आपको इंस्ट्रक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट प्लान, जो कुछ आपको रिकमेंड किया जाए उसको आपने फॉलो अप करना है, फॉलो करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो होम्योपैथी आपके पास एक अल्टरनेटिव, एक मुतबादल तरीका इलाज है। एलोपैथी में ज़री बात है वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ वो मल्टी वाइटामिन ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो काज के ऊपर होता है। आप मल्टी वाइटामिन बेशक यूज़ करें, लेकिन काज को ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैं आपके साथ अपडेटेड नॉलेज आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का ये सेशन वेरिकोसील के ऊपर आपके लिए मालूमात में इजाफा करेगा। आपके लिए आगे का ये मौजू टॉपिक इंशाल्लाह मज़ीद भी डिस्कस होगा। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।